सैयद वंश। आज हम सैयद वंश के विषय में देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने गुलाम, खिलजी और तुगलक के विषय में देखा था। आज हम सैयद के वंश के देखेंगे। इनका शासनकाल 1414 से 1451 वर्ष तक था और इस वंश का संस्थापक खिज्र खां था। ये एकमात्र शिया वंश था। इसके पहले के जितने भी जो वंश थे, गुलाम, खिलजी और तुगलक, ये सुन्नी मुस्लिम्स थे, लेकिन ये एकमात्र शिया वंश था और इन्होंने अपनी पवित्रता का दावा इस बात से किया कि ये मोहम्मद पैगंबर साहब के वंशज हैं। इन्होंने अपने आप को मोहम्मद पैगंबर साहब का वंशज बताकर प्रचारित किया। इसका संस्थापक खिज्र खां था। खिज्र खां जो था ये 1414 से 1421 तक यानी 7 वर्षों तक ये सुल्तान रहा। फिरोज तुगलक के शासन काल में ये खिज्र खां दीपालपुर, लाहौर और मुल्तान का सूबेदार था। जब तैमूर ने आक्रमण किया था तो ये तैमूर के साथ में मिल गया था और तैमूर ने जाते समय यहां से लाहौर, दीपालपुर, मुल्तान की सूबेदारी और दिल्ली पे जो सल्तनत पे जो था कुछ समय के लिए उसकी जिम्मेदारी इसको सौंप दी थी। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण करके ये सिंहासन पर बैठा था। जब ये दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठा तो इसने अपने आप को सुल्तान नहीं बोला। इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण करके ये सिंहासन पर बैठा और तैमूर की मृत्यु के बाद इसका जो पुत्र था शाहरुख, इसका जो तैमूर का पुत्र था शाहरुख, इस तैमूर को तैमूर लंग भी कहा जाता है। एक्चुअली ये एक पैर से लंगड़ा था, इस वजह से उसको तैमूर लंग भी कहा जाता है। तैमूर के पुत्र शाहरुख को नियमित रूप से कर भेजा करता था और इसने अपने शासन काल में, खिज्र खां ने अपने शासन काल में जो सिक्के जारी किए थे उन पर शाहरुख का नाम अंकित करवाया था। तो ये जो था खिज्र खां के शासन काल के समय ये कार्य हुए थे और इसकी 1421 में यहां पर मृत्यु हो जाती है। खिज्र खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुबारक सिंहासन पर बैठता है और इसका शासन काल 1421 से 1434 तक था। इस मुबारक ने अपने आप को सुल्तान घोषित किया और मुबारक शाह की उपाधि धारण की थी, यानी इसने शाह की उपाधि धारण की थी। इस वजह से इसका नाम जो हुआ मुबारक शाह कहलाता है। इसने सिक्के जारी किए, इसने अपने नाम के सिक्के जारी किए और मुरादाबाद, ये मुरादाबाद जो है उत्तर प्रदेश में आता है, यमुना नदी के किनारे इसने एक नगर बसाया अपने नाम के ऊपर और उसका नाम मुरादाबाद रखा था। ये इस वंश का सबसे योग्य सुल्तान था और इसके जो वजीर जो था इसका सरवर और मुल्क, इसका जो वजीर जो था सरवर और मुल्क ने षड्यंत्र रचकर मुबारक शाह की हत्या कर दी थी। मुबारक शाह के शासन काल में याह्या बिन सरहिंदी ये एक विद्वान थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था तारीख ए मुबारक शाही, जिसमें मुबारक शाह के समय की भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का और जो वर्णन किया गया है, उसके शासन काल के विषय में यहाँ पे वर्णन किया गया है। इसके बाद जो आता है मुबारक शाह की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र मुहम्मद शाह ये वजीर सरवर और मुल्क की सहायता से सिंहासन पर बैठा और इसका शासन काल जो था 1434 से 1445 तक था। सल्तनत का की जो वास्तविक शक्ति थी अब सरवर और मुल्क के हाथों में थी, क्योंकि सरवर और मुल्क ने, जैसा हमने देखा था कि इसके पहले के जो सुल्तान जो थे मुबारक शाह की हत्या कर दी थी, तो सल्तनत की वास्तविक शक्ति अब सरवर और मुल्क के हाथों में थी। इसे सुल्तान ने
खान ए जहां की उपाधि दी थी, यानी जो वजीर जो था इसे खान ए जहां की उपाधि दी थी, और मुल्तान का सूबेदार था बहलोल लोदी। ये मुल्तान के सूबेदार बहलोल लोदी को खान ए खाना की उपाधि प्रदान की। यानी मोहम्मद शाह ने दो उपाधियां दी थी, एक सरवर और मुल्क को खान ए जहां की, और मुल्तान के सूबेदार बहलोल लोदी को खान ए खाना की उपाधि प्रदान की थी। कमाल उल मुल्क को एक्चुअली ये हुआ था कि मोहम्मद शाह ने इस सरवर और मुल्क को अपदस्थ करके कमाल उल मुल्क को अपना नया वजीर बनाया था। इसी समय क्या होता है कि बहलोल लोदी जो था मुल्तान का सूबेदार, उसने विद्रोह कर दिया था। उसका विद्रोह का मोहम्मद शाह ने कुशलता के साथ में दमन कर दिया था। 1445 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद इसका पुत्र आलम शाह सिंहासन पर बैठता है। आलम शाह एक अयोग्य शासक साबित होता है और ये राजधानी दिल्ली को छोड़कर बदायूं में जाकर बस गया था। कुल मिलाकर ये था कि अधिकांश समय ये बदायूं में ही रहता था। इसकी अयोग्यता का लाभ उठाकर जो मुल्तान का सूबेदार था बहलोल लोदी, इसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और यहां पर जो था 1451 में बहलोल लोदी के द्वारा दिल्ली पर अधिकार करके यहां पे एक नए वंश की नींव डाली, जिसको कि लोदी वंश कहा जाता है, और सैयद वंश का यहां पर पतन हो जाता है। इस में हम अगले वीडियो